इटोनॉल स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मनीगिरी और अगले हफ्ते की तैयारी में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगले हफ्ते बाजार की दशा और दिशा क्या होगी, कौन से सेक्टर्स पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए और इस हफ्ते ऐसा क्या हुआ जिससे बाजार में हमने देखा कि एक उतार चढ़ाव का माहौल बनता हुआ दिखा। हालांकि कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला, और ये मैं आपको बताऊंगा कि भले ही इस हफ्ते हमने बहुत ज़्यादा बाजार में उतार चढ़ाव देखा, लेकिन फ्राइडे का सत्र काफ़ी कुछ कह के गया है और ये बता के गया है कि शायद बाजार का मूड अगले हफ्ते थोड़ा ठीक होता हुआ दिखे। अगले आधे घंटे में जो दो जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में अब आपको क्या नज़रिया अपनाना चाहिए, किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, वो बताएंगे। हमारे साथ स्वास्थ्य का बुकिंग से गिरीश सोडानी जुड़ चुके हैं और अमोल आठवले हैं कोटक सिक्योरिटीज से। इनके पास जाने से पहले आप दोनों का सबसे पहले तो शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। फटाफट आपके पास आने से पहले एक बार अपने दर्शकों को बता देते कि इस हफ्ते बाजार में हुआ क्या। सबसे पहले निफ्टी का इस हफ्ते का चार्ट दिखाइए। मैंने क्यों कहा कि अंत भला तो सब भला, फ्राइडे का सत्र था और इस हफ्ते के आखिरी सत्र में निफ्टी ने 19,456 का हाई बनाया, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुआ। सबसे बड़ी बात है कि 19,456 का जो हाई है इस हफ्ते का सबसे ऊपरी स्तर है, यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन बाजार का मूड काफ़ी अच्छा रहा। लो जो था निफ्टी का 19,223 का था, यानी कि इस हफ्ते बाजार में गिरावट थी लेकिन निफ्टी ने 19,200 के बेस को नहीं तोड़ा और आखिरकार 19,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। यह पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी हालांकि इस हफ्ते के हाई को तो नहीं, इस हफ्ते का हाई जो था उसको तो नहीं पार किया, लेकिन बैंक निफ्टी में भी थोड़ी रिकवरी इस हफ्ते देखने को मिली और मजबूती देखने को मिली। अब कुछ सेक्टर देखिए, उससे आप समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं बाजार का सेंटिमेंट हो सकता है यहाँ से थोड़ा सुधरता हुआ दिखे। सबसे पहले मेटल इंडेक्स देखिए। मेटल इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स था जिसमें हमने इस हफ्ते सबसे अच्छी तेजी देखने को मिली है। खासतौर पर हमने देखा था कई सारे नेगेटिव ट्रिगर्स आए थे, लेकिन करीब यहाँ पे करीब 5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। दूसरा इंडेक्स देखिए जहां खरीदारी देखने को मिली, हाई बीटा नेचर का रियल्टी, काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई थी पिछले कह सकते हैं 2-3 हफ्ते पहले, लेकिन वापस एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इस इंडेक्स में भी हमने इस हफ्ते एक अच्छी रिकवरी देखी है। तीसरा देखिए ऑटो, सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में हलचल देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं नए लॉन्चेज हो रहे हैं, उसका असर देखने को मिला। मारुति को हमने देखा कि इस हफ्ते जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, ऑटो नंबर्स भी आने शुरू हो चुके हैं अगस्त के, उसका भी असर हम देखेंगे अगले हफ्ते देखने को मिलेगा बाजार पर। यहाँ भी एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिखा। अब कौन से ऐसे इंडेक्स थे जो नहीं चल रहे थे और बाजार का मूड खराब कर रहे थे? एफएमसीजी नहीं चला इस हफ्ते। बैंकिंग शेयरों में हमने देखा है, खासतौर पर सरकारी बैंकों में इस हफ्ते पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए वहां दबाव देखने को मिला। एक और सेक्टर ऑयल एंड गैस सेक्टर है जिसपे हमें उम्मीद थी कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है रिलायंस के एजीएम की वजह से, लेकिन वो भी निराश करता हुआ दिखा। ओएमसीज को लेकर कई सारी खबरें आई, उसका जो है असर सीधे तौर पे ओएमसी स्टॉक्स पे देखने को मिला। अब दो स्टॉक्स आप देखिए इस हफ्ते जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई और मैं अपने जानकारों से समझने की कोशिश भी करूँगा कि इन दोनों शेयरों में क्या करना चाहिए। खासतौर पर रिलायंस देखे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इसमें जो है हमने देखा कि आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, एजीएम से पहले एजीएम के बाद ऐसा नहीं हुआ। इस हफ्ते शेयर में दबाव देखने को मिला। अब एक और शेयर देखें जिसकी और चर्चा हुई बहुत ज़्यादा, जियो फाइनेंशियल। इटोनॉल स्वदेश ने एक एक्सक्लूसिव खबर बताई मंगलवार को, उसका शेयर में उछाल देखने को मिला और इस हफ्ते इस शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली, करीब 15-16% की मजबूती देखने को मिली। एक शेयर और दिखाई जल्दी से, एचडीएफसी बैंक। पूरा बाजार चल रहा है, ये बैंकिंग हेवी वेट शेयर खासतौर पर रिलायंस और एचडीएफसी, जिसका कह सकते हैं निफ्टी में वेटेज सबसे ज़्यादा अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो एचडीएफसी रिलायंस में हमने 2% गिरावट देखी इस हफ्ते और एचडीएफसी बैंक देखे ये संभलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई खास रिकवरी इस हफ्ते देखने को नहीं मिली है। अब दोनों जानकारों के पास चलते हैं और समझते हैं कि बाजार चाहता क्या है। सबसे पहले तो गिरीश आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ठीक है, हमने देखा कि करीब 10-12 दिनों तक बाजार ने बहुत थकाया, फ्राइडे को नीचे की तरफ टूटा, थर्सडे को फ्राइडे को ऊपर की तरफ टूटा। क्या उम्मीद करें कि अब जो है रेंज का जो ब्रेकआउट हो रहा है ये अगले हफ्ते और ऊपर की तरफ होता हुआ दिखेगा, या ऊपर में आपको लगता है कहीं पे जाके ये ठहरेगा अगले हफ्ते? देखिए 19,200 का जो सपोर्ट लेवल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। उसमें बाजार ने काफी अच्छा तरीके से हर्डल करी थी एंड अपसाइड में भी जो ये लेवल था 19,390 का वो भी क्रॉस कर चुका है। तो जब तक बाजार 19,390 के ऊपर है तब तक एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देता है डेफिनेटली, क्योंकि जो ओवरऑल सेक्टर्स देखे उनमें हाईएस्ट ग्रोथ प्रोजेक्शंस के 60 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं। तो डिलीवरी ट्रेड्स का परसेंटेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 71-72% के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है बाजार ने। उस फर्दरली आगे का एक हफ्ता तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बाजार
19,200 का जो सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो मेंटेन करके रखे, और एक जो हर्डल था 19,370 390 का, वो मेंटेन करके रखे। तो बाजार आगे के 19,510 और 19,611 का एक लेवल है, वो आगे दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके। तो अगले हफ्ते के लिए 19,611 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अमोल, आपसे मैं समझना चाहता हूं, अगले हफ्ते अगर आपको अगर सलाह देनी हो कि किस पे नज़र बना के रखें, निफ्टी या बैंक निफ्टी, किस पे आप ज़्यादा भरोसा करेंगे और लेवल क्या लगता है आपको? आई थिंक मुझे लगता है इंडेक्स स्पेसिफिकली अगर देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा वेट कर रहा है, अगर फॉर्मेशन इतने प्रॉमिसिंग नहीं है। बट यस, निफ्टी में जो मिक्सचर है वो काफी अच्छा है, और निफ्टी में डबल बॉटम बना हुआ है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आई थिंक निफ्टी में ही ज्यादा मोमेंटम आने के चांसेस ब्राइट है। और अगर बैंक निफ्टी के बारे में मैं देखता हूँ तो थोड़ा वेट करूंगा, बट यस रिवर्सल ड्यू है। आई थिंक आज जो रैली हुआ है बैंक निफ्टी में वो एक रिवर्सल ही इंडिकेट कर रहा है। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा खासा रैली आ सकता है, बट इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी में ज्यादा एक्टिविटी रहेगा। तो निफ्टी में सीधे तौर पे अब यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है, और यही बात जो है गिरीश भी मान के चल रहे हैं, यानी कि दोनों हमारे जानकार मान के चल रहे हैं कि अगले हफ्ते आपको निफ्टी पे बना के नजर रखनी चाहिए। अब आईटी के साथ शुरुआत करते हैं गिरीश। हमने देखा एक ऐसा इंडेक्स जिसने इस साल अंडर परफॉर्म किया, लेकिन इस हफ्ते कह सकते हैं कि लगातार चौथा ऐसा सेशन था जब इस इंडेक्स में खरीदारी देखने को मिली। इस हफ्ते दो शेयर देखिए, टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट, इन दोनों शेयरों में इस हफ्ते एक अच्छी रैली देखने को मिली है, और ये कहीं ना कहीं आईटी इंडेक्स को खींचने की कोशिश कर रहा था। करीब 3-3.5% की मजबूती टेक महिंद्रा में थी इस हफ्ते, परसिस्टेंट में करीब 8% के आसपास की मजबूती आई। इन दोनों शेयरों में से कोई पसंद है आपको अगले हफ्ते के लिए, या किसी और आईटी शेयर पर आप नजर बना के चलेंगे? देखिए, आईटी सेगमेंट्स में जैसे कि हम ऑलरेडी काफी टाइम से बात कर भी रहे हैं, तो मिड जो आईटी सेगमेंट्स थे, इन्होंने चलना पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्तों से शुरू कर ही दिया था। अब हैवी वेट चलना शुरू कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईटी का स्ट्रक्चर वैसे भी जो नए डेटाज आ रहे हैं, जो नए नंबर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से काफी स्ट्रांग है। तो अगर इन दोनों शेयर्स में पसंद करी जाए तो मेरे लिए टेक महिंद्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे टेक महिंद्रा का लेवल 1240 से लेकर 1285 तक का एक लेवल दिखाई देता है अगले 3 से 4 दिनों के टाइम फ्रेम के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट, अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू किसी का नजरिया है तो 1400 तक का लेवल भी टेक महिंद्रा में दिख सकता है। काफी इंपॉर्टेंट रिवाइजेशंस आए हैं मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर भी, तो फर्दरली इसको होल्ड करके चल सकता है। तो टेक महिंद्रा अगले हफ्ते के लिए ऐसा शेयर जिस पे कि आप नज़र बना के चल सकते हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि अमोल, ओएमसी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला, खासतौर पे जिस तरीके से 200 रुपये सिलेंडर का घटाने के आदेश दिए गए, उसके बाद तमाम ओएमसी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। ये संकेत हुआ कि सरकार अब चुनाव के मूड में जा रही है, और ये डर पैदा हुआ कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे फैसले लिए जाए जो ओएमसीज कंपनियों के लिए नेगेटिव हो। अब इस हफ्ते देखिए आप, चाहे एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, ओएमसी हो, इस खबर के बाद दबाव की शुरुआत हुई और शेयर संभला नहीं। वीकली चार्ट पे आप देखिएगा कि दबाव देखने को मिला। आपकी क्या राय होगी, क्या अगले हफ्ते के लिए कोई ओएमसी स्टॉक्स आपको लगता है गिरावट पे खरीदारी करके चलनी चाहिए, मजबूती वापस से देखने को मिलेगी? क्योंकि इस खबर के बाद एक चीज़ तो आया है, तो सरकार की तरफ से सफाई है, जो कुछ रिसर्च सामने आया उससे ये साफ हुआ कि बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक वो खबर आने से पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट बीपीसीएल एचपीसीएल में प्रेशर था। 395 के आसपास टॉप है और वहां से स्टॉक करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, और ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स से भी ज्यादा करेक्शन हो चुका है। सो एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए स्टॉक ड्यू है। आई थिंक मुझे लगता है अगर बीपीसीएल मुझे चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, कंडीशनल है, अगर 348 349 क्रॉस करता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक रैली आ सकता है स्टॉक में, जो आगे जाके 360 362 तक भी ये रैली कर सकता है। सो टेक्निकल में एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम एट करंट लेवल्स। तो बीपीसीएल में यहाँ से मजबूती और थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। एक सेक्टर देखिए, हमने रियल्टी सेक्टर की मैं बात करना चाहूँगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले हफ्ते भी, जब मैं अगले हफ्ते की तैयारी कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि इस हफ्ते नज़र बना के रखिएगा रियल्टी इंडेक्स पे, और इस हफ्ते बहुत अच्छी रैली देखने को मिली इस पूरे इंडेक्स में। तमाम शेयर में खरीदारी थी, क्योंकि उसके पहले के 2 हफ्तों में बहुत दबाव देखने को मिला था। क्या इस लेवल पे कोई रियल्टी शेयर आपको पसंद आता है गिरीश खरीदारी करने के लिए, चाहे वो डीबी रियल्टी हो या डीएलएफ हो या शोभा हो, लोडा हो, कोई शेयर जो पसंद आता हो, या आपको लगता है कि नहीं इस हफ्ते एक अच्छी रैली है, ये थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें? नहीं, क्योंकि देखिए, मतलब लास्ट वीक भी हम ही बात कर रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर्स को लेकर भी, एंड उस टाइम पे भी हम काफी बुलिश थे, एंड आज भी हम काफी बुलिश ही हैं। तब उस टाइम पे मैंने मेरा वीआईपी स्टॉक भी लोधा ही रखा था,
एंड मैं उसके ऊपर स्टिल अभी भी अपडेटेड ही हूँ, क्योंकि नए नंबर्स आने के लिए भी काफ़ी टाइम है। एंड जिस तरीके के नए परचेजिंग रेशो रहेंगे, नए इनके सेल्स डिजिट हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो डीएलएफ ने रिसेंटली 15,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है एंड लोधा के अंदर भी एक नए एक्सपांशन मोड्स आए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। अगले 3 महीने के लिए इस सेक्टर पर फोकस रखना चाहिए, तो एक अच्छा गेन मिलेगा। ओवरऑल जैसे मैं लास्ट वीक पे भी है, तो मेरा लोधा ही आगे कंटिन्यू रहेगा। मैं लोधा को ही लेके चल रहा हूँ। 750 से लेकर 800 तक का एक टारगेट रखा है मैंने अगले 3 से 4 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो सीधे तौर पे लोढ़ा में मजबूती देखने को मिल सकती है। अग्री शुक्रिया, ये याद दिलाने के लिए मैं भूल गया था कि आपसे ही पिछले हफ्ते चर्चा हुई थी और आपने कहा था कि हाँ रियल्टी स्टॉक्स मुझे भी इंडेक्स जो है इस हफ्ते के लिए अच्छा लग रहा है। हमने देखा रियल्टी इंडेक्स में इस हफ्ते पूरे इंडेक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। अब मैं 2 स्टॉक्स पे एक साथ राय चाहूँगा आपसे अमोल, जल्दी से। रिलायंस और जियो फाइनेंशियल, दोनों का चार्ट आप एक साथ अगर देखें तो रिलायंस इस हफ्ते चला नहीं और जियो फाइनेंशियल में अच्छी रैली देखने को मिली है। किसी को अगले हफ्ते के लिए खरीदारी करनी हो तो क्या इस लेवल पे 2400 के आसपास रिलायंस खरीदारी करनी चाहिए, और जिसके पास जियो है उसको क्या करना चाहिए अगले हफ्ते के लिए? देखो, आई थिंक रिलायंस एट करंट लेवल्स अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक डिसेंट करेक्शन कंप्लीट किया है, एक रिट्रेसमेंट लेवल पे भी है और स्टॉकेस्टिक्स मोमेंटम इंडिकेटर बता रहे कि ओवरसोल्ड है। अगर मार्केट ये सस्टेन करता है रिवर्सल, तो मेरे ख्याल से इसमें भी एक बाउंस बैक आ सकता है। सो एट करंट लेवल्स रिलायंस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जियो फाइनेंशियल अभी हुआ है लिस्ट, तो डेटा इतना है नहीं और स्टॉक वोलाटाइल है, तो चार्ट्स के बेसिस पे कह पाना जरा मुश्किल होगा, बट रिलायंस काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है एट करंटली। तो सीधे तौर पे रिलायंस जो है यहाँ से और अच्छी मजबूती दिखाता हुआ इस लेवल से हमको लगता है अमूल को कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है, और रिलायंस अगर यहाँ से चलेगा तो निश्चित रूप से अकेले अपने दम पे बाजार को ऊपर लेके जाएगा। अगले हफ्ते के लिए रिलायंस पे नज़र बना के रखिए। एक और शेयर है जिसपे अगले हफ्ते नज़र बना के रखनी चाहिए, और समान तौर पे कहा जाता है इस शेयर का जो ट्रेंड है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में शेयर में अक्सर तेज़ी देखने को मिलती है। वो शेयर है टीवीएस मोटर। और क्या है ये रिसर्च? ये दिलचस्प रिसर्च कह सकते हैं कि बेहद दिलचस्प रिसर्च अशेषा लेके आई है। अशेषा, जो आपने ये निकाला है रिसर्च, बेहद दिलचस्प रिसर्च है, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या ट्रेंड होता है कि सितंबर अक्टूबर में टीवीएस में मजबूती देखने को मिलती है। जी हाँ, तो हमने पिछले 12 साल के रिटर्न ट्रेंड्स को एनालाइज किया टीवीएस मोटर्स के, और एक सीजनैलिटी फैक्टर देखने को मिला सितंबर और अक्टूबर के मंथ्स में। अभी पिछले 12 साल की बात करें तो ऑन एन एवरेज सितंबर के महीने में टीवीएस मोटर्स में 10.1% का रिटर्न देखने को मिला है, और केवल एक साल में, 12 साल में से केवल एक साल में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है इस स्टॉक पर। अक्टूबर के महीने की बात करें तो सितंबर में अगर पॉजिटिव ट्रेंड दिखा तो वो ट्रेंड अक्टूबर में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। ऑन एन एवरेज करीब 11.2% का रिटर्न देखने को मिला, और केवल 3 साल में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले पिछले 12 साल में से। तो काफ़ी सीजनैलिटी फैक्टर देखने को नजर आया अक्टूबर और सितंबर के महीने में। अभी कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स की भी बात कर लेते हैं। तो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी ट्रैक्शन है। कंपनी का मार्केट शेयर पोजिशन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आईसीई सेगमेंट में, और कंपनी के कई नए लॉन्चेस भी लाइंड अप है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स है जिसके चलते भी स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट की बात करें तो वो भी पिछले क्वार्टर्स में काफ़ी स्लगिश रहा है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि इस क्वार्टर यानी सेकेंड क्वार्टर FY24 से उसमें भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो हाँ, सीजनैलिटी ट्रेंड नज़र आया है। स्टॉक आज भी के ट्रेडिंग सेशन में भी ऊपर था, और सितंबर के और अक्टूबर के महीने में यूजुअली पॉजिटिव 10 से 11% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। शुक्रिया अशेषा, ये बेहद दिलचस्प रिसर्च बताने के लिए और समय से पहले एक ऐसे शेयर के बारे में बताने के लिए जिसमें हो सकता है कि इस हफ्ते सितंबर अक्टूबर में एक अच्छी रैली देखने को मिले। गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो रिसर्च कैसा लगा आपको, और टीवीएस मोटर पे क्या रहा है खासतौर पर शेयर पे? देखिए, बेसिकली हम अगर ऐसी बात करें तो सारे मोटर इंडस्ट्रीज, ये फेस्टिवल सीजन है, अगले 2 महीने से लेकर 3 महीने का एक फेस्टिवल सीजन रहता है। तो ऑब्वियसली हर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काफी मोमेंटम तो रहता ही है।
बट हाँ, ये जो है कि टीवीएस मोटर का रिसेंटली जो पैटर्न है वो यही है कि उन्होंने अगले 3 से 4 प्रोडक्ट लाइंस उनके पाइपलाइन में है जो लॉन्च करने वाले हैं इसी फेस्टिवल सीजन्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट ईवी के अंदर भी उनका काफी अच्छा प्रपोजिशन ग्रोथिंग मॉड्यूल चल रहा है, क्योंकि लास्ट की जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी उसमें 22 से 23% का 3 साल का टाइम फ्रेम ले रहे हैं वो टीवीएस मोटर्स में ईवी सेगमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो हाँ, ये जो है कि अगर किसी को अगले 2 से 3 महीने के फेस्टिवल सीजन को पैरामीटर में रख के देखना है तो 1700 से 1750 का एक लेवल दिख सकता है टीवीएस मोटर के अंदर, तो उसको होल्ड करके चल सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जहां तक स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो मेरे कैलकुलेशंस में स्टॉप लॉस जो आना चाहिए वो 1385 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें होल्डिंग बेसिस। तो अगला अगर 1-1.5 महीने के हिसाब से इस शेयर में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 1385 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। हमने एक रिसर्च बताई, उस पर हमारे जो जानकार ने कहा कि 1385 का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। सितंबर अक्टूबर तक ये शेयर 1750 तक आ सकता है। कई सारे ट्रिगर्स और सामान्य तौर पर ऐसी तेज़ी देखी गई है बीते 10-12 सालों में ज़्यादातर मौक़ों पर। तो टीवीएस मोटर एक शेयर होगा जिसमें कि ग्रीस को लगता है कि यहाँ से थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है। कुछ और शेयर है जिस पे हमारे जानकारों को लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए, अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बात करते हैं वीआईपी शेयर की। शुरुआत अमोल आपके साथ करेंगे वीआईपी शेयर की। अभी तो हमने टीवीएस की बात की है, आपके रडार पे भी कोई ऑटो शेयर है क्या? जी जरूर, मुझे एक टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल 612 के आसपास क्लोज हुआ है। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि 645 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका लग रहा है 599। आई थिंक काफी अच्छा प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है और स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है नियर 50 डे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के इधर डबल बॉटम फॉर्मेशन है। तो आई थिंक करेक्शन पूरा हो चुका है। अगर स्टॉक 50 डे के ऊपर ट्रेड होना चालू कर देता है तो एक नया रैली, फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं एट करंट लेवल्स। और दूसरा मुझे एक इंडसइंड बैंक अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स 1418 के आसपास है। पोजिशनली आई थिंक लग रहा है 1490 1500 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस उसका लग रहा है 1388। स्टॉक कंसोलिडेशन में है बट आई थिंक आने वाले दिनों में जो बैंकिंग में स्ट्रेंथ आएगा तो इंडसइंड बैंक में भी अच्छा खासा मोमेंटम आने के चांसेस ब्राइट है। इसमें भी डबल बॉटम फॉर्मेशन है। 50 डे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, बुलिश कैंडल है। सो टेक्सचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आई थिंक ये अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू रहने के चांसेस ब्राइट है। तो इंडसइंड बैंक खरीदारी करने की सलाह 1490 से लेकर 1500 तक का लक्ष्य होगा। 1388 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। इस हफ्ते हमने देखा था खासतौर पर प्राइवेट बैंक में थोड़ी खरीदारी थी, बहुत ज़्यादा खरीदारी देखने को नहीं मिली थी। पीएसयू बैंकिंग निफ्टी का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था और अगर यहाँ से बैंकिंग शेयर चलते हैं तो इंडसइंड बैंक निश्चित रूप से चलता हुआ दिखेगा। ऑटो में टाटा मोटर्स 645 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है। 599 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना होगा। अब ग्रीस से समझते हैं कि उनके तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक है। ग्रीस लोढ़ा और स्टॉक की तो आपने बात की है रियलिटी में, पर मुझे पता है कि रियलिटी में कुछ और शेयर भी आपको पसंद आ रहे हैं। मेरे वीआईपी सेक्टर में बेसिकली मैंने आज रियल एस्टेट सेक्टर को भी इंक्लूड करा ही है, क्योंकि जैसे कि मैं काफी बुलिश हूँ रियल एस्टेट सेगमेंट्स को लेकर। तो मेरा जो फर्स्ट स्टॉक है वो है डीएलएफ। डीएलएफ को मैं यहाँ से 500-550 का एक लेवल दिखाई देता है मुझको। 15,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर ही दिया है गुरुग्राम में इन्होंने, डीएलएफ ने। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनके नए सेल्स फिगर्स आने ही वाले हैं। तो अगले 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर हम नए सेल्स फिगर को देखेंगे जो इनके फर्दरली दिल्ली और गुरुग्राम के अंदर दोनों के कॉम्बिनेशन में है। तो मुझे जहां तक एक्सपेक्टेशन है कि 30 से 35% का अपसाइड दिखाई देगा ऑर्डर बुक्स के अंदर। तो बेसिकली फेस्टिवल सीजन में डिस्काउंट भी काफी अच्छा लॉन्च कर देते हैं। तो 550 तक का एक लेवल जो मुझे यहाँ से दिखाई देता है डीएलएफ के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट लिबर्टी शूज मैंने रखा है इसके अंदर, क्योंकि जैसे कि हम खुद देख रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन है, अगले 3 से 6 महीने का एक फेस्टिवल सीजन टाइम फ्रेम ये बहुत लॉन्ग टर्म रहता है। तो रिटेल सेगमेंट्स को लेकर ये काफी फोकस रहता है। तो लिबर्टी शूज का एक पैरामीटर है। ऑलरेडी इन्होंने काफी नए मॉडल्स लॉन्च करे हैं, अपने शूज वेराइटीज में भी काफी इंट्रोडक्शन करा है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी स्टोर्स ओपन हुए हैं रिसेंटली। इन्होंने 3 स्टोर्स ओपन करे इंक्लूडिंग द उदयपुर। तो उस सेगमेंट्स को लेकर मेरा यहाँ से 320 का लक्ष्य रहेगा अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम पे। तो रियलिटी लिबर्टी शूज़ में खरीदारी करने से लगभग 320 रुपये का से ज़्यादा का टारगेट मान के चले। फिलहाल पहला टारगेट तो 320 का है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से एक अच्छा खासा टारगेट जो 6 महीने के लिहाज से दे रहा है। दूसरा जो शेयर होगा जो ग्रीस को पसंद है डीएलएफ है, जहाँ मजबूती देखने को मिल सकती है। 550
का पहला लक्ष्य होगा। 502 का इसमें जो है आपको 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से खरीदारी करनी है। 502 का जो है इसका क्लोजिंग भाव है। ये प्लस कोई खास वजह है लगवाने का दोनों शेयर में? ये प्लस इसलिए है क्योंकि ये टारगेट मैंने बहुत नॉमिनल कैटेगरी में लेके दिए हैं। ये कोई कह सकते हैं कोई ट्रिक तो नहीं है टारगेट हिट कराने का? नहीं सामान्य तौर पे कई जानकार जो है 2 टारगेट देते हैं, आपने 550 प्लस और जो है लिबर्टी में 320 प्लस किया है। ये क्योंकि देखिए उसका रीजन है कि हमने बहुत नॉमिनल टारगेट्स रखे हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि ये टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल है और यहाँ से मुझे अगले 10-12% का अपसाइड और नजर आता है इस टारगेट के ऊपर, इसलिए मैंने उसका प्लस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यही सुनना था बेसिकली मुझे, खुद को भी और अपने दर्शकों को भी बताना था कि इन शेयरों में ये एक पहला टारगेट है और भी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो हमने वीआईपी स्टॉक्स की बात की, कई ऐसे शेयर की बात की जिसमें हमने इस हफ्ते बहुत ज़्यादा देखा था, मूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन अगले हफ्ते के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स है। सितंबर सीरीज की तो शुरुआत हो गई है, इसके अलावा और भी कई अहम ट्रिगर्स हैं और ये ट्रिगर्स बताने के लिए मेरे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, अगले हफ्ते के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स है? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी भारत से आने वाले S&P ग्लोबल सर्विसेज और कंपोजिट PMI डेटा पर। भारत के अलावा US, UK और यूरोजोन की तरफ से भी ये PMI का डेटा आता हुआ हमें नजर आएगा अगले हफ्ते। US मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स बंद रहने वाले हैं सितंबर 4 को लेबर डे के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूरोजोन का जो GDP डेटा है ये भी आएगा सितंबर 7 को। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नजर आ रहा है। मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ का इन्वेस्टर डे है सितंबर 2 को। नज़ारा टेक्नोलॉजीज फोकस में रहेगा सितंबर 4 को। फंड रेजिंग को लेकर कंपनी की बोर्ड की बैठक होने जा रही है। सितंबर 5 को हमारी नज़र होगी सॉम डिस्टिलरीज और जुपिटर वैगन पर, क्योंकि दोनों ही कंपनीज की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। और जेंसोल इंजीनियरिंग भी इनके साथ फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी बोनस इशू कंसिडर करने वाली है। सितंबर 6 को KRBL, FTC, इंडिया मार्ट और पिरामिड एंटरप्राइजेस के शेयर्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि जो बायबैक इशू है वो बंद होने जा रहा है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक के नतीजे में आएंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। AGM के लिहाज से गति, REC, CMS इन्फो सिस्टम्स और NMDC स्टील पर खास करके नज़र घुमाइएगा क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट काउंटर्स है जहां पर मैनेजमेंट की कमेंट्री आ सकती है और इसी के चलते ये स्टॉक पर थोड़े मूव्स नज़र आ सकते हैं। और आखिर में प्राइमरी मार्केट्स पर फोकस कर लेते हैं। ऑफ लेट हमने देखा है काफ़ी अब्बास रहे हैं ये प्राइमरी मार्केट्स। अगले हफ्ते एक लिस्टिंग भी होने जा रही है। विष्णु प्रकाश R पुंगलिया की लिस्टिंग है सितंबर 5 को। इसके अलावा 3 नए IPO खुल रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, रत्नवीर प्रिसीजन, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स और EMS लिमिटेड के। लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी, ये तमाम हम ट्रिगर्स बताने के लिए। और अगले हफ्ते के लिए IPO के लिहाज से भी काफ़ी अहम रहने वाला है। कुछ लिस्टिंग भी है और कुछ नई IPO भी खुलेंगे। शुक्रिया वामाक्षी, तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए। गिरीश, आपका भी शुक्रिया। अमोल, आपका भी शुक्रिया अगले हफ्ते की तैयारी में जो है तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इस हफ्ते हमने देखा, जैसा कि मैंने शो के शुरुआत में कहा कि वैसा ही मैं शो के अंत में भी कहूँगा, अंत भला तो सब भला। हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी जो है इस हफ्ते की ऊंचाई पे बंद हुआ है। अच्छी बात यह है, नई ऊंचाई बनाए इस हफ्ते का, ये अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाजार का मूड सुधरता हुआ दिख रहा है। अगले हफ्ते के लिए मिलेंगे फिर नई तैयारी के साथ और कई सारे ट्रिगर्स और भी होंगे बाजार में, कई सारी और भी खबरें होंगी जिसका असर सीधे तौर पे बाजार में देखने को मिलेगा। लेकिन इस शो में मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।